बच्चा हमने पिछले लेक्चर में आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो कर ली थी। हमने केमिस्ट्री के बारे में यानी कि आपके रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें की। इस लेक्चर में अब हम आगे करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने दोनों के लिए आपकी पीडीएफ्स जो है वो अलग अलग तरीके से अपलोड कर दी हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने लिखा नहीं था तो मैंने यहाँ पर उनके लिए आपकी पीडीएफ ही अपलोड कर दी है। आप यहाँ से पीडीएफ जो है वो ले सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि लिक्विड्स क्या होते हैं और हमने गैसेस स्टेट्स के बारे में जाना था। आज हम मेटल्स को आगे और समझेंगे, बट इस चार्ट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातें करते हैं, कुछ धीरे धीरे सारी जो बेसिक्स होते हैं उनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जो लेक्चर है वो आपका स्टार्ट करेंगे। देखो, कल आपने मुझसे समझा था कि सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है आपके मैटर का यानी कि द्रव्य का, वो आपका कौन होता है? परमाणु होता है। हमने ये बात की थी परमाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज हम समझेंगे कि हम अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि जब आपके दो एटम्स मिलते हैं तो उससे जो आपका बनता है उसको आप बोलते हो मॉलिक्यूल। मैम नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखोगे ये O यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब मैं कई बार O2 लिखती हूँ कि नहीं लिखती हूँ? कई बार हम जब वाटर यानी कि पानी का जो फॉर्मूला होता है हम उसको H2O लिखते हैं, यानी कि जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है मॉलिक्यूल, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अणु क्या होते हैं। मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगी ताकि बच्चा आप अच्छे से समझ पाओ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो है मैं डेफिनेशन जो है आपकी लिखूंगी, वेट करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी में बात करेंगे। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? हम लिख सकते हैं अ मॉलिक्यूल is a group of atoms that binded together to form या आप कह लो कि इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, दैट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हम लिखेंगे, दैट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होता है? लिख सकते हो साधारणत अणु दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है। आपको अब मॉलिक्यूल्स और अणु के बारे में हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में लिखवा दिया ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दोनों को ये कंफ्यूजन ना हो। अब ये दो एग्जाम्पल देखो, एक है O2 और एक है H2। इन दोनों में क्या फर्क है?
ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो O3। O3 किसका फॉर्मूला होता है? ये जो आपकी धरती के ऊपर ओजोन लेयर होती है ना, जो आपको सन रेज यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, उसका फॉर्मूला है। अगर इसमें आप देखोगे, इसमें 3 ऐसे ऑक्सीजन एटम है जिनको केमिकली यानी कि केमिकल रिएक्शन से बॉन्डेड किया गया है, बाइंड किया गया है। अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल में H2O का मतलब क्या होता है? यानी कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को केमिकली बॉन्डेड किया गया है, और ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपके वाटर का फॉर्मूला। तो हमने अभी अणु में यानी कि मॉलिक्यूल्स में ये क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह। बट इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप पहली एग्जांपल में देखो, इसमें सिर्फ आपका ऑक्सीजन एटम को बाइंड किया गया है, ग्रुप में लाया गया है। अणु को एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक परमाणु ऑक्सीजन ही आपका लिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक आपका परमाणु हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों को बाइंड किया गया है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम अणु के बारे में बात करते हैं, अणु में ये जरूरी नहीं होता है कि जो 2 एटम्स होते हैं या 2 परमाणु होते हैं वो सेम हो। कई बार 2 सेम परमाणु मिलकर भी अणु बनाते हैं, और कई बार ऐसा होता है 2 अलग अलग परमाणु मिलकर भी आपके जो है अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यहीं से हम इस चार्ट को देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। बाद में देखते हैं, अभी वहां पे टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। ये हुई हमारी बात कि अणु क्या होता है। उसके बाद अब यहीं से हमने एक बात समझी कि ये जो आपने ऑक्सीजन एटम्स और आपने H2O, ये 2 अलग अलग अणु देखे यानी कि मॉलिक्यूल देखे, इससे हम ये बात लिख सकते हैं कि जब हम अणु के बारे में बात करते हैं या मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, इसको हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं या 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये डिवीजन कैसे होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले को हम बोलते हैं होमो मॉलिक्यूल्स, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरो मॉलिक्यूल्स। जब हम बात करते हैं होमो मॉलिक्यूल्स की, इनको हम हिंदी में बोलते हैं सम अणु, अथवा कई बार इनको तत्व के अणु भी बोला जाता है, ठीक है। हेटेरो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। ठीक है, अब देखो, जब आपने देखा कि हमने एग्जांपल ली O3 की, ओजोन लेयर की, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे अणु जो आपके सिमिलर परमाणु को मिलकर बनाए गए हैं, उनको हम बोलते हैं होमो मॉलिक्यूल्स। जो आपके डिफरेंट अलग अलग परमाणुओं को मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरो मॉलिक्यूल्स। आइए इनको लिखते हैं, लिख लो। 2 तत्वों, वे तत्वों के अणु, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी। वह तत्वों के अणु हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जब हम बात करते हैं हेटेरो मॉलिक्यूल्स की, हेटेरो मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा? इन अणुओं में
इन अणुओं में विभिन्न तत्वों को, या आप कह लो विभिन्न तत्वों के परमाणु को निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं इंग्लिश में भी आपको लिखवा देती हूँ। पहले आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज इस स्लाइड को रोक कर एक बार इसको देख लेना। बच्चा अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो ये आपको लिखित वे में जैसे मैं लिख रही हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास की, वो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है अगर आप नहीं लिखना चाहते। मैं एक बार आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दूं। होमोमोलिक्यूल्स कहता है दीज आर द मॉलिक्यूल्स of element consisted by the same type, मतलब सेम टाइप के होते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी? बच्चा हिंदी मीडियम वाले भी लिखो। ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2। देखो सेम टाइप के मिलकर ये अणु यानी कि मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, होमोमॉलिक्यूल्स हो गए। दूसरी मैंने आपको क्या लिखवाई? एक मैंने आपको लिखवाई हेट्रोमॉलिक्यूल्स। हेट्रोमॉलिक्यूल्स में आपके कौन से आते हैं? इन दीज मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स join together in definite proportions। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमने इनकी एग्जांपल्स हम कैसे कर सकते हैं? इनकी एग्जांपल देखो, मैंने H2O आपको दे दी। आप वाटर की एग्जांपल लिख सकते हो, पानी की एग्जांपल। आप अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि आपका NH3। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपनी इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो। इस डेफिनेशन में एक चीज लिखी है निश्चित अनुपात। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपनी डेफिनेशन में देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? अब आप एक बात सुनो, घर में अगर हम चाय बनाते हैं, है ना, अब चाय तो सारे पीते होंगे। चाय में क्या होता है कि जब दूध ज्यादा डाल देते हैं हम उसको बोलते हैं मम्मी ने आज दूध में पत्ती डालकर दूध चाय बनाई है ना। चाय का टेस्ट अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब आप समझो, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है ना। अगर आप H3O कर दो तो क्या ये पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमेशा दो अणु जो आपके अलग अलग जब आप मिलाते हो किसी चीज को बनाने के लिए, तब आप उसको एक निश्चित अनुपात में ही मिलाओगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलाओगे। इसी को हमने बोला कि जो आपके हेट्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जिसको आप हिंदी में आपने लिखा भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कह लो विषम अणु। इसमें हमेशा निश्चित अनुपात में ही दो अणुओं को मिलाया या दो परमाणु को मिलाया जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, चलो ये तो अब हमारे पास हो गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ और भी बात करते हैं। जैसे कि हमने जान लिया कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, हेट्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली। अभी हमें एक और चीज दोबारा से पढ़नी है, वो ये है कि हमारे पास सॉलिड, गैसेस और लिक्विड के बारे में हमने कुछ और बातें भी करनी है। अब हम उनको करने वाले हैं। मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे ले जाती हूँ, ठीक है, ताकि आप मुझे ध्यान से समझ पाओ। बच्चा देखो, सबसे पहले जब आप सॉलिड के बारे में बात करते हो, हमने ये बात की कि सॉलिड का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस, या आप एक कह लो एक ऐसा आपका जो मैटर होता है, ठीक है, जिसको आप द्रव्य कहते हो,
जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली आकृति में यानी कि एकदम ही टाइटली बाइंड होते हैं, है ना। ये बात आपने समझी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो गिलास है, अगर मैं एक और गिलास लेती हूँ, क्या मैं इसके अंदर इस गिलास को अंदर डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती। ये कभी भी उस शेप में नहीं आएगा जब तक ये इससे छोटा ना हो। बट जो पानी है वो पानी इसमें जा सकता है। जिस जैसा ये गिलास का शेप होगा, पानी भी उसी गिलास का आपका इसमें चला जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि जब आप, ठीक है, द्रव्य के बारे में बात करते हो तो जो द्रव्य होता है इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो ये इसकी द्रव्य की, जब हम बात करें, निश्चित द्रव्यमान होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। आप मतलब कह लो कि चीजों के अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास निश्चित ठीक है द्रव्यमान होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाली हूं, उस एग्जांपल्स को समझना। घर में कभी स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज कह लो, जो आपका गद्दा सा होता है, गद्दे पे बैठे हो, गद्दे के अंदर एक स्पंजी सा होता है, उसमें भी, उसको भी तो हम सॉलिड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। बट उसको जैसे ही आप पकड़ते हो वो पिचक जाता है, हवा को छोड़ देता है। कभी सुना है लक्कड़ के ऊपर पानी नहीं डाल सकते? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्कड़ में क्या होता है, छोटे छोटे पोर यानी कि छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होता है, हवा और पानी के जाने की जगह होती है। और लक्कड़ में अगर पानी लग जाए, ठीक है, लकड़ी में जिसको आप बोलते हो, पानी और हवा चली जाए तो फंजाई यानी कि जो आपकी काई होती है वो आ जाती है, जिससे लक्कड़ खराब हो जाती है। ऐसे सॉलिड्स भी आपके कुछ होते हैं। और अगर आप देखोगे रबड़ को आप ऐसे खींचोगे, कितना तेजी से खींच जाता है, वो तो अपनी डेफिनेट शेप यानी कि निश्चित द्रव्यमान चेंज कर लेता है। ये कुछ ऐसी आप कह लो कि आपके पास जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन है। अब इसी के बेसिस के ऊपर बच्चा सॉलिड्स को यानी कि हम कहते हैं द्रव्यमान को हम दो तरीके से, द्रव्य को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। मैम कौन कौन से? आइए आगे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं ताकि मैं आपको सारा लिखवा सकूं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर सारी चीजें आपको लिखवा रही हूं ताकि आपको हर एक चीज बच्चा क्लियर हो, क्योंकि केमिस्ट्री समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। अब मुझे इधर अपनी साइड पे आना पड़ेगा जिधर मैं हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने लिखा द्रव्य की अवस्थाएं मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अवस्थाएं तीन तरीके की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है बच्चा। पहला हमने लिखा ठोस अवस्था, या जिसको हम बोलते हैं द सॉलिड स्टेट। पहली बात मैंने आपको क्या बताई? मैंने आपको ये बताई कि जब हम द्रव्य की बात करते हैं, ये कैसी अवस्था होती है जिसका एक निश्चित कह लो द्रव्यमान, निश्चित आकृति हमेशा रहती है। तो हम लिख सकते हैं द्रव्य एक ऐसी कह लो अवस्था है या पदार्थ निश्चित द्रव्यमान, पहली बात। दूसरा, आयतन और आकृति रखते हैं। अब मैम ये तो बहुत ही ज्यादा हिंदी हो गई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचो। बिल्कुल सोचा है, रुकिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की,
यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम इसको, लिख सकते हो द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे द्रव्य, ठीक है, जिनकी हैव डेफिनेट मास, ठीक है, वॉल्यूम, आयतन उसको ही हम बोलते हैं, और शेप। एग्जाम्पल पेन ले लो, बुक ले लो, सारी यहाँ पे की एग्जाम्पल्स ही हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सॉलिड क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। अब हम करते हैं कि ये जो द्रव्य होता है यानी कि सॉलिड स्टेट होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों को देंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 2 टाइप्स में। आइए इसको करते हैं। पहले को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड इंग्लिश में, ठीक है, ओके। और जब हम बात करें हिंदी में तो मैम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में भी क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। मैम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये भी बताओ भाई। भाई बिल्कुल बताते हैं, अक्रिस्टल सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड, या इसको हम ठोस कहेंगे सॉलिड को, ठीक है, ठोस है ये वाला स्पेलिंग है, एक बार देख लेना। अब मैम ये दोनों में फर्क क्या होता है, ये होते क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी ना कि स्पंज जो है, स्पंज होता है वो जो स्पंज होता है वो किस तरीके से अपनी शेप को खो देता है जब आप उसको दबाते हो, तो इसी से हम इसको समझ सकते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं फिर उसको हम बात करते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहता है दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। डायमंड देखा है कभी, डायमंड, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, डायमंड जैसे क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना, ये इसकी एग्जांपल है। मैम अमोर्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इनरेगुलर शेप। इनरेगुलर शेप का मतलब होता है जिनकी कोई खास शेप वगैरह नहीं होती, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपका स्पॉन्ज होता है, ठीक है, ये असमकृति, ठीक है, कृति जिसको आप कृति से असमकृति के कणों से बने होते हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पता लग गया होगा, है ना। अब एक बात और समझो कि चलो ये तो आपने कर लिया। अब मैंने पहले लेक्चर में एक एग्जांपल ली थी जिसमें मैंने बोला था पानी में हम हाथ डाल लेते, सॉलिड में नहीं डाल पाते। ऐसा क्यों, मैंने बताया था ना, क्योंकि सॉलिड में जो परमाणु होते हैं वो टाइटली बाइंड होते हैं। ये बात याद रखना, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। अब आपको लिक्विड स्टेट के बारे में तो ऑलरेडी पता है, लिक्विड क्या होता है, ठीक है, जिसको द्रव्य अवस्था कहते हैं, जैसी किसी बर्तन में जाएगा उसी शेप का वो हो जाता है। गैसियस स्टेट का भी आपको पता है। अब जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल करवाने वाली हूं, उस प्रिंसिपल का नाम है जिसको हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं हम, विसरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है।
अब ये जो डिफ्यूजन या विसरण है, इसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कण, अब ना एक एग्जांपल लो, मैंने एक पानी लिया, उस पानी में मैंने क्या किया, जो पेन की इंक होती है ना उसको डाला, पानी में इंक मिक्स हो जाएगी, बड़ी तेजी से मिक्स होगी, पानी ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले कलर का। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज का मिक्स हो जाना पूरे तरीके से, है ना। तो यही चीज जो है मिक्सिंग, इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही आप अगर देखोगे कि हमेशा आपको गर्म खाने की खुशबू आती है, ठंडे खाने की कभी खुशबू नहीं आएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्म खाने से जो भाप निकलती है, या गर्म खाने से जो हॉट खाने से जो आपकी एयर निकलती है, वो मिक्स हो जाती है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, तो मिक्सिंग होती है इस वजह से। तो इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different types of matter is called diffusion process. घर में दाल बनी है, दाल में तुमने क्या किया, दाल और पानी सारी चीजों को मिक्स किया, बार बार उबाल उबाल कर मिक्स किया। दो चीजें अलग थी, एक ठोस थी, एक सॉलिड फॉर्म में थी, एक लिक्विड फॉर्म में थी, एक ठोस फॉर्म में थी, एक द्रव्य फॉर्म में थी, उनको मिक्स किया। इसी पूरी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आने वाले लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। मुझे लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस लेक्चर को देखो, बहुत प्यार से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को समझाया है। शुक्रिया मेरा लेक्चर देखने के लिए। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।